मेरा बाल्यकाल से संबंध है। जब ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पाली में एमए कर रहे थे, तभी मैं विद्यार्थी था, तब से हमारा संबंध है। और जानते हैं ये कितने समर्थ आचार्य हैं, इनके नेतृत्व में यह बड़ा कार्य होगा और पाली के ग्रंथों का अनुवाद कार्य होगा। हम लोग भी इस कार्य में अपनी आहुति डालेंगे। जेएनयू भी इस कार्य में प्रोफेसर राव के नेतृत्व में लगेगा। इतना ही कह करके इन समग्र, क्योंकि अनुवाद एक टेक्निकल खुद टर्म है। अनुवाद किसे कहते हैं? जो चीज पहले से ज्ञात हो उसको भाषांतर में करना, यह अनुवाद है। तो इस अनुवाद को मीमांसा में इस पर पूरा विचार किया गया है। तो इसको हमें ध्यान में रख करके और इस कार्य में लगना है, जिससे इस साहित्य का संरक्षण हो। और संस्कृत, पाली और प्राकृत ये तीनों साथ चलने वाले हैं, ये जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं करना चाहिए। इनको जोड़ करके साथ में रख करके ये सब आपस में पूरक है, एक दूसरे के बिना इनकी गति नहीं है, इसलिए पूरकता इनकी जरूरत है। इनको सबको आपस में जोड़ करके आगे हमें कार्य करना है। जैसे दोरजे जी ने बताया कि कितने संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती में अनुवाद करके उनका रक्षण किया गया। प्रोफेसर लाभ ने पूरा अध्ययन का इतिहास बताया कि कैसे इस अध्ययन में, अनुवाद में और इसके शोध में कितने आचार्यों ने काम किया। इस तरफ हम लोगों को आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, विशेष रूप से आचार्य प्रोफेसर राव जी के प्रति, जो इस कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। और शीघ्र ही हम लोग और बड़ी योजनाओं के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी, आपका बहुत ही विस्तृत जानकारी पाली के विषय में तथा भारतीय अध्ययन के विषय में आपको जो भी बहुत ही अच्छा एक गंभीर ज्ञान जो है आप अच्छी तरह से प्रकाशित किए हैं। विशेष रूप में पाली के विषय में आप जो बात कहे हैं तो वो बहुत सर्वथा सत्य है। इसलिए आज हम इस प्रकार की सभा को हम आयोजित किए हैं। तो आपको बहुत धन्यवाद। आप जैसे कुशल हमारा अध्यक्ष यदि है तो पाली का विकास जरूर होगा। और आपको धन्यवाद तो दे ही रहा हूं। और दूसरे, अभी हम इस इनॉग्रल सेशन जो है, प्रारंभिक सत्र इनॉग्रल सेशन, जिसमें आए हुए सबको धन्यवाद। और विशेष रूप में हमको हमारा जो नेशनल पाली वेबिनार को इनॉग्रेट किए हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, उनको जो वाइस चांसलर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। और उसके बाद हमारे विनती को स्वीकार करके जो यहाँ उपस्थित हुए थे चीफ गेस्ट के रूप में प्रोफेसर बैजनाथ लाभ जी, जो वाइस चांसलर है अभी नालंदा महाविहार के, जो बिहार में है, तो उनको भी मैं बहुत ही आभार प्रकट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आज जो उपस्थित थे वेनरेबल गेशे दोरजी दामडुल, ये डायरेक्टर है टिबेट हाउस के, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा प्रकाश डाले हैं इस विषय में। और विशेष रूप में जो बीज भाषण देने के लिए यहाँ आज उपस्थित थे प्रोफेसर अंगराज चौधरी जी, जो अभी एडिटर है विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट में, आज एक उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। उनका जो डिटेल, हम पहले सोचे थे अंगराज चौधरी जी बहुत बुजुर्ग है, कैसे ये ऑनलाइन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा उन्हीं का प्रेजेंटेशन, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट भी दिखाया पड़ रहा था, उनका प्रेजेंटेशन भी दिखाई पड़। अंगराज चौधरी जी, आपको विशेष रूप में धन्यवाद। आपको जो उत्साह है सबको अनुसरणीय है। जैसे रामायण में कहते हैं ना, उत्साह हो बलवान आर्य। उत्साह जब आप जैसे सीनियर स्कॉलर रहेंगे तो हमको भी उत्साह बढ़ता रहेगा इस फील्ड में।
और आपको धन्यवाद। विशेष रूप में देखिए, आज एक विशेष दिन है। मैं जो वाइस चांसलर साहब उपस्थित है, मैं कहना भूल गया। आज तो देखिए, आज तो योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे है। और योगा भगवान बुद्ध दोनों को अविनाभाव संबंध है। देखिए, मुझे पता याद नहीं था आज योगा डे होगा, जब हम आज ये करेंगे। मैंने ऐसे ही ये डेट डिसाइड किया, लेकिन आज योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे है, योग दिवस है। तो भगवान बुद्ध के उपदेश सारे योग उपदेश ही है। मनोपुबंगमा धम्मा से, वहां से जो सारे योग शास्त्र के ऊपर आधारित है। और दूसरा, आज एक दूसरा विशेष है, सूर्य ग्रहण भी है। तो सूर्य ग्रहण भी एक प्रकार का कोइंसिडेंस है, मतलब पाली को भी एक प्रकार का ग्रहण जो हुआ है वो भी इंडिकेट कर रहा है आज भारत में जो ग्रहण जैसा हुआ है पाली को, जिस भाषा में बड़े बड़े विद्वान, बुद्धघोष जैसे विद्वान हमारे भारत में थे, पाली का पारंपरिक विद्या यहाँ प्रचलित थी। आज पारंपरिक विद्या नहीं है ना, दिग बाणावार, मध्यम बाणावार, ये सारे थे एक समय में। इस प्रकार का पारंपरिक विद्या नहीं होने का बहुत ही विचारणीय है, बहुत ही दुखपूर्ण है। इसलिए मैंने ऐसा कह रहा हूं। आज दूसरा विशेष दिवस है कि ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण। तो ये सारे होने पर भी हम इतना अच्छी तरह से हम ये पाली, नेशनल पाली वेबिनार को हम उद्घाटन भी किए। सबको बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर संतोष शुक्ला जी, आपको विशेष रूप में धन्यवाद, और हमारे वाइस चांसलर साहब को भी धन्यवाद। अभी हम इनॉग्रल सेशन यहाँ समाप्त हो रहा है। अब हम अगले सेशन, लंच से पहले एक दूसरा सेशन भी है, सेकंड सेशन। उस सेकंड सेशन को हम शुरू करेंगे। मुझे लग रहा है कि हम समय से ही उस सेकंड सेशन को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भाषण है। उसमें इस सेशन को चेयर करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर उमा शंकर व्यास जी, चेयर करेंगे। I hope that Professor Uma Shankar Vyas ji is ready. Can I hear his voice? Yes. Okay, sir. And then दूसरा इसमें भाषण होगा, मतलब लेक्चर होगा, एमिनेंट स्कॉलर प्रोफेसर विजय कुमार जैन, जो अभी डायरेक्ट। यस, मैं उपस्थित हूँ। मैं जी धन्यवाद। जो डायरेक्टर है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इतने दिन हम उसको राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहते थे, अभी तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया। उसमें अभी एक निदेशक बन गया। अभी तो प्रिंसिपल थे इतने दिन में, अभी तो निदेशक है वहाँ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, लखनऊ परिसर में रहते हैं तो विजय कुमार जैन जी। वहाँ जो पाली ग्रंथों को सारे संस्कृत छाया जो होते हैं वो सब इनके देखभाल में ही होते हैं। तो वे भी आज बात करेंगे। उनका विषय है हिंदी एंड संस्कृत ट्रांसलेशंस ऑफ सुत्त पिटका। ट्रांसलेशन दोनों वो कवर करेंगे। सो रिक्वेस्ट प्रोफेसर उमा शंकर व्यास जी from Nalanda. He is the editor of Pali Hindi Shabdakosh, and he is a former director of Nalanda Mahavihar also. He is a presidential award winner. Rashtrapati award से पुरस्कृत हैं। I request Dr. Uma Shankar Vyas ji to chair this session, and please you start your session. इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र राव जी, इस सत्र में आमंत्रित विद्वान प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी, डॉक्टर भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय के पाली एवं थेर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विमलेंद्र कुमार जी तथा अन्य जुड़े हुए सज्जनवृंद। सबसे पहले प्रोफेसर उपेंद्र राव को मैं साधुवाद देना चाहूँगा। इसलिए साधुवाद कि उन्होंने इस परिचर्चा का विषय जो चुना है वो बहुत ही उपादेय और आधुनिक काल में जो हमारी प्राच्य भाषाओं का अध्ययन है
उसको समृद्ध करने वाला। आप सभी सुपरिचित हैं इस तथ्य से कि जिसको हम आजकल पाली भाषा बोलते हैं, वो बहुत नया नाम है। परंपरा में इसको मागधी जिस क्षेत्र की भाषा थी, प्रायः वह क्षेत्र आज का हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो इस हिंदी भाषी क्षेत्र में पाली के अध्ययन को, पाली में सन्निहित विचारों को जन जन तक पहुंचाने में एक बड़ी बाधा पहले ऐतिहासिक रूप में रही है। यहाँ के जो अध्येता, सामान्य जन, उन लोगों के लिए भगवान बुद्ध के जो पाली के त्रिपिटक के रूप में संग्रहित वचन है, वो अपनी सुपरिचित लिपि में और बोधगम्य भाषा में उनको प्राप्त नहीं थे। तो इस दिशा में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं अभी तक और आगे होने चाहिए, किस रूप में होने चाहिए, इन पर विचार करने से निश्चित ही एक बहुत बड़े क्षेत्र में जहां पाली का जन्म हुआ था, कारणवश विलुप्त भी हुई, इसका पुनरुज्जीवन और इसका संवर्धन होगा, इस तरह के विचार से। इसलिए इस विषय चयन के लिए मैं इस संयोजक प्रोफेसर उपेंद्र राव जी को हार्दिक साधुवाद देता हूँ। उनका आभार भी है कि आज सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, आधुनिक युवा पीढ़ी के लोगों का युग है। हमारे जैसे वृद्ध व्यक्तियों जो इस विधा से अपरिचित हैं, ये होते हुए भी उन्होंने मुझे आग्रह करके आमंत्रित किया, इसलिए उनका हार्दिक आभार भी मुझे व्यक्त करना। इसके बाद यहाँ मेरा विषय जो मैं कहना चाहूँगा कि पाली भाषा के देवनागरी लिपि में जो लिप्यंतरीकरण है, इस ऐतिहासिक कार्य के लिए तथा हिंदी अनुवाद के लिए भी पूज्य भिक्षु जगदीश कश्यप और नव नालंदा महाविहार ने क्या भूमिका की है, क्या काम किए हैं संक्षेप में, और उन कामों की विशेषताएं और पद्धतियां क्या हैं, इस पर मुझे संक्षेप में आपके सामने बतलाना है। तो दो बातें सबसे पहले हमें स्मरण में रखनी है। एक तो ये कि भगवान बुद्ध की प्रसिद्ध पंक्ति है, चूलवग्ग पाली में आती है, भाषा माध्यम को लेकर, अनुजानामि भिक्खवे सकाय निरुत्या बुद्ध वचनम परिया पुणेतुम। भगवान बुद्ध के वचनों को जन भाषाओं में हमें फैलाना है, ये उनका आदेश था। बहुत बड़ी जनतांत्रिक दृष्टि थी। कुछ मुट्ठी भर लोगों तक उनकी बातें सीमित रहें, ये न करके सब सर्वव्यापी हो जाएं, इस दृष्टि से उनकी बात चली। जीवन काल में उनके सारे उपदेश मौखिक, निर्वाण के उपरांत भी उनके शिष्यों ने मौखिक रूप में ही उनके उपदेश नहीं थी। लेखन यहाँ तक कि जब श्रीलंका भिक्षु महेंद्र और संघमित्रा की मंडली जब श्रीलंका बुद्ध वचनों को ले गई, वह भी मौखिक ही था, वहाँ भी लिपि की कोई बात नहीं। परंपरा में हम ये पढ़ते हैं कि ईसा से 29 वर्ष पूर्व श्रीलंका के राजा भट्टगामणी अभय के शासन काल में ये अनुभव किया गया कि समस्त पाली त्रिपिटक को लेखनबद्ध किया जाए। ये हमको महावंश इत्यादि की लिखित परंपरा से ये ज्ञात होता है। अब ये कहते हैं कि इसके पहले भी भिक्षु छिटपुट लिखते थे, परंतु व्यवस्थित रूप से संपूर्ण त्रिपिटक को 3 पिटकों में शुद्ध पिटक,
सूत्र पिटक में दीघ निकाय पाली, दीघ निकाय पाली में फिर पाठिक वग्ग, फिर ये शील अखंड वग्ग, महावग्ग और पाठिक वग्ग, इस प्रकार से नहीं था। तो ऐसी परंपरा है कि पहली बार लिपिबद्ध किया गया। मुझे कम से कम ये पता नहीं है कि किन सामग्री क्या थी, प्राचीन सामग्री, और लिपि क्या थी, उस समय की सिंगली थी या ब्राह्मी का कोई स्वरूप था, पता नहीं। लेकिन चलिए ये मान लेते हैं कि उस समय ईसा से 29 वर्ष पूर्व ये लिपिबद्ध हुआ। इसके बाद आगे श्रीलंका, म्यांमार में पूरा पाली साहित्य का संरक्षण ही नहीं हुआ, उसका विकास भी हुआ, बहुत कुछ रचनाएं हुई। निश्चित रूप से उन रचनाओं को लिपिबद्ध किया गया होगा, यद्यपि अभिलेख प्राप्त नहीं है कि क्या लिपियां थीं, कैसे विकास हुआ और किस पद्धति से उन्होंने किया। बहुत समय बीतने पर ये 1871 ईस्वी में परंपरा कहती है थेरवादी कि चौथी संगीति हुई मांडले, म्यांमार। अब इतना बड़ा गैप है बीच में, इस बीच तो क्या रहा कुछ पता नहीं, इस पर भी अध्ययन होना चाहिए। तो उस समय हुआ और संपूर्ण त्रिपिटक को शुद्ध करके, व्यवस्थित करके, वो लोग परंपरा में ये बात आती है, संगमरमर की 729 स्लैब्स में, पट्टियों में, विनय पिटक के 111, सूत्र पिटक 410, अभिधम्म पिटक 208, ये उत्कीर्ण करके और मंदिर में वहाँ मांडले में लगाया गया। ये चौथी संगीति थी। तो उसके बाद निश्चित है कि लेखन परंपरा चली। भारत में तो बिल्कुल नहीं, कम से कम भारत के मुख्य भाग में। इसके उपरांत इस बीच में यूरोप के लोग, विशेषकर इंग्लैंड के लोगों को श्रीलंका में पाली अध्ययन के प्रति अभिरुचि हुई और पाली टेक्स्ट सोसाइटी की स्थापना हुई, जो उनको पांडुलिपियां श्रीलंका में मिली। उस समय तक धीरे धीरे उनके आधार पर रोमन में लिप्यंतरण के काम प्रारंभ हुए, परंतु हमारे यहाँ भारत में अभी इस प्रकार का कोई कार्य, छिटपुट काम हुए, लेकिन कोई व्यवस्थित पूरे त्रिपिटक को लिपिबद्ध करने का काम नहीं हुआ। ये काम भगवान बुद्ध के 2500वें परिनिर्वाण वर्ष 1954 श्रीलंका म्यांमार में, बर्मा में एक बहुत बड़ा सम्मेलन 2500 भिक्षुओं का 2500वीं बुद्ध परिनिर्वाण तिथि के उपलक्ष्य में 1954 में ये प्रारंभ हुआ और ये निर्णय किया गया कि विभिन्न परंपराओं, विभिन्न देशों के जो विद्वान भिक्षु एकत्रित हुए हैं, वो तमाम पांडुलिपियों, संस्करणों को लेके पाठ निर्धारण करें। वो किया गया। प्रामाणिक पाठ निर्धारण 1 वर्ष, जब 2 वर्ष के उपरांत वो पूर्ण हुआ और उसी को प्रामाणिक माना गया। उसी सम्मेलन में कुछ निर्णय भी लिए गए। वहाँ एक निर्णय हुआ कि समस्त पाली त्रिपिटक को देवनागरी लिपि में भी मुद्रित किया जाए और उसका समस्त पाली त्रिपिटक का हिंदी अनुवाद, अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया जाए, ये भी निर्णय हुआ। उसी निर्णय के अनुपालन के क्रम में नालंदा में नव नालंदा महाविहार की स्थापना हुई 1956 नवंबर में, और उसके साथ ही साथ संस्थापक भिक्षु जगदीश कश्यप के प्रेरणाप्रद नेतृत्व में एक देवनागरी पाली त्रिपिटक प्रकाशन बोर्ड समानांतर गठित हुआ। बिहार सरकार, भारत सरकार की उदारतापूर्ण अनुदान से उसी 1956 भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण वर्ष के समय जो पाली त्रिपिटक निकला 41 खंडों में,
41 खंडों में प्रत्येक खंड लगभग 400 पेज का रखा गया और इस हिसाब से आपको जो निकला उसकी मैं सूची आप जानते होंगे, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। इसका